क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मार्केट की नीड है, क्या जरूरतें हैं लोगों को, उस हिसाब से मार्केट की नीड पकड़ के अगर हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी अलग बताने की जरूरत है। आप मार्केट की नीड पकड़िए, नीड पकड़ के नीड के हिसाब से आपका प्रोडक्शन आप कीजिए, आपके बिजनेस सेटअप आप कीजिए, बिजनेस सेटअप करके उस हिसाब से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने एम्प्लॉयमेंट को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए और अपना बिजनेस चलाइए, और आपका प्रॉफिट रेशियो आप अगले वाले समय में कमाते रहिए, आपकी जरूरतें पूरी कीजिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए, ना कि किसी को क्योंकि ये थॉट मेरे मन में तब आया क्योंकि मैं भी एक ऐसे सिचुएशन आया कि साला आप करे क्या, मैं करूँ क्या। तो मेरे दिमाग में ये आया कि फिर तू इतने दिन कर क्या रहा था। दिमाग में इतने सवाल आए। देखो ये वर्ल्ड का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है, पूरी दुनिया का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं कि अपने पास ही ऐसा हुआ, ये हर जगह पे हो चुका है। तो जहाँ पे सब चेंज हुआ है वहां पे ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पंडित भाई जी। मुझे एक बात बताओ, आप तो लैंड में मतलब काफी बड़ा नाम है आपका, मतलब महाराष्ट्र में महालैंड जो है वो काफी एक बहुत बड़ी फर्म है जो लैंड में डील करती है। मुझे नहीं लगता आपसे ज्यादा लैंड किसी भी मतलब कंपनी के पास होगी, इतना बड़ा लैंड पार्सल। तो आपसे मुझे ये क्वेश्चन था कि लैंड में इन्वेस्टमेंट का क्या बेनिफिट है? मतलब अब ये जो मार्केट इतना गिरा है, जो जीडीपी इतना गिरा हुआ है अभी, तो इस वक्त में अगर लोग लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या ग्रोथ मिलने के चांसेस है, या अगर क्या करेक्ट टाइम है लैंड में इन्वेस्ट करने का? ये टाइम, जैसे लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट है, तो अभी आपको मार्केट गिरा है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आगे चल के सब चीजें ग्रो होगी तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। बट रियल एस्टेट भी एक उन्हीं सेक्टरों में से आता है जहां पे इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, लाइक गोल्ड है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है। तो लैंड में अब क्या वो राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, कि लोग अगर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उनको वो ग्रोथ जो लोगों को आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले मिला करता था रियल एस्टेट में, तो वो मिलने के क्या चांसेस है? या हम लोगों को अभी भी लैंड में इन्वेस्ट करने के बाद भी फिर वेट करना पड़ेगा, या फिर मार्केट रुका रहेगा या टूटा रहेगा? मतलब क्या होने के चांसेस है इससे? देखिए लैंड को मैं थोड़ा सा अलग कहूंगा। अ, देखो लैंड को आप तीन तरीके से या तीन अलग अलग क्लास में देख सकते हैं। देखो एक क्लास ऐसा है जो लैंड का यूज सिर्फ अपने घर बनाने के लिए करेगा। एक क्लास ऐसा है जो उसको कुछ बिजनेस सेटअप करना है तो उसको कमर्शियल सेटअप के लिए करेगा। और एक क्लास ऐसा है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस से उसमें जाएगा, कुछ पैसे डालेगा, सोचेगा 2 4 5 साल रुक जाऊं, मुझे कुछ पैसे इसके इतने परसेंट में आरओआई रिटर्न्स मुझे मिल जाए। तो ये तीन तरीके के तीन क्लास है जो लैंड की ओर देखते हैं, या मुझे लगता है कि देखना चाहिए, या हम अपने आप को उस किसी एक क्लास में अपने आप को रखना चाहिए। देखिए अगर आप घर बनाने का प्लान है, घर बनाने का सोच रहे हो, तो घर जब हम बनाना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मैं वहां पे रहूंगा तो मेरे आजू बाजू में ऑल ट्रांसपोर्ट रहे। मेरी जो भी जरूरत की चीजें हैं, रोज मुझे जितनी भी चीजें लगती है वो मेरे जैसे मैं घर से उतरूँ, घर से बाहर निकलूं, तो वो वहां पे मिल जाए। साथ साथ में मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म या एजुकेशन वहां पे अच्छा रहे। और जैसा मैं हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, या मैं मेरी जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वैसे ही मेरी थॉट प्रोसेस वाला बंदा मेरा नेबर रहे। तो नेबर सिक्योरिटी से लेके आपकी जरूरतों से लेके ऑल ट्रांसपोर्ट जहां पे अवेलेबल है, ऐसी लैंड, और वो शहर और शहर के नजदीकी जो घर बनाने के लिए चाहता है, वो उनके लिए वो उस टाइप की लैंड बेटर है। या उस तरह की जगह वो अगर देखे तो उनके लिए अच्छी रहेगी, या ऐसी ही जगह हर कोई देखता है। सेकंड, जो बिजनेस सेटअप करना चाहता है वो उसका एक रिक्वायरमेंट है कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही वो अपनी खुद की फैक्ट्री या बिजनेस को सेटअप करेगा तो उसमें से वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो प्रोडक्ट उसको वाया ट्रांसपोर्ट, भले ही रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट से भेजना पड़े तो उसके लिए इजी हो, उसके लिए लॉजिस्टिक इजी हो, उसके लिए उसका ट्रांसपोर्ट उसके बजट में बैठे, साथ में उसके लिए वहां पे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो ऐसी जहां पे लैंड है और जहां पे गवर्नमेंट की सिंगल विंडो या गवर्नमेंट के उसके बिजनेस के लिए के रूल्स रेगुलेशन अच्छे हो, और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी लेवल से बढ़ रहा हो, ऐसे प्लॉट, ऐसी जगह उसके लिए अच्छी मानी जाएगी या अच्छी रहेगी।
और थर्ड जो है वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर का यही एंगल है, जहां पे रेसिडेंशियल और जहां पे कमर्शियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे लैंड वो पहले से तलाश ले और उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले। फिर आज के डेट में अगर वो मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका स्पैन अगर साल, 2 साल, 5 साल का होता है, तो 2, 4, 5 साल के बाद उसका जो भी रेट बनेगा, रेट बढ़ेगा। आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से, वहाँ के जो इंटरनल डेवलपमेंट से जो भी उसका रेट बढ़ेगा, उस रेट में जितना भी उसको मिलेगा वो उसका बेनिफिट होगा। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। मैं मेरे स्पेशली मेरी कंपनी की बात करूं तो मेरे जैसे बहुत सारी कंपनी है जो लैंड में काम करती है, लेकिन पिछले 12-15 साल से हमारा ग्रुप काम करते आए हैं। और हमारा स्पेशलिटी सिर्फ लैंड ही है, तो हम बहुत सारी चीजें लैंड के बारे में समझते हैं, बहुत सारी चीजें लैंड को लेके जानते भी है। जितने भी हार्डल्स आते हैं या जितने भी इसमें जाके लीगली ट्रांजेक्शन हो जाते हैं या इलीगली ट्रांजेक्शन हो जाते हैं या बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं, हमारी टीम इसे अच्छी तरह से जानती है। इसलिए हम ये बिजनेस हम्म। में अपने आप को थोड़ा सा हम सक्षम समझते हैं, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी टीम हमारी है, इतने लोगों को हमने डिलीवरी दे दी है। तो हम जहाँ पे हमारा एक, मैं मेरी कंपनी के बारे में बता दूं, ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में, हम ऐसी ही लैंड सर्च करते हैं जिस लैंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में आने वाला हो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पे बढ़ेगा, जहाँ पे फाइनेंस सेक्टर बहुत लेवल पे बढ़ेगा, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में आएगा, और उस एरिया का रेट नंबर्स ऑफ परसेंटेज में बढ़ेगा। ऐसे लैंड हम परचेस कर लेते हैं। तो ऐसे एग्जांपल के लिए 2 लैंड मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नई मुंबई स्मार्ट सिटी का एरिया है जहाँ पे हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, या ठाणे का जो बेल्ट है वहां पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये 2 जगह का बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बेल्ट में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सब चल रही है। भले ही आज लॉकडाउन है, लेकिन कोई भी चीजें आज रुकी नहीं है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम देख लो, आप कार्गो एयरपोर्ट का काम देख लो, आप सिंगापुर पोर्ट का काम देख लो, जेएनपीटी पोर्ट का काम देख लो, 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन का आप जो भी रोड डेवलपमेंट चल रही है उसका आप काम देख लो, या शिवड़ी टू नावा शेवा जो सीलिंग चल रहा है उसका भी आप काम देख लो। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतने ह्यूज लेवल पे, इतने फास्ट चल रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ की जमीन के रेट बढ़ जाएंगे, लैंड के रेट आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। आज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेट बढ़ेंगे। उसके साथ यहाँ पे स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पे जितनी भी आने वाले समय में रेसिडेंशियल से लेके कमर्शियल अपार्टमेंट तक जितनी भी चीजें बनेंगी, वो एक नेक्स्ट जनरेशन के रिक्वायरमेंट के साथ बनेगी। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा अपने मुंबई को मैं थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से डिस्क्राइब करता हूँ। मैं ऐसे मानता हूँ कि या मुंबई, नवी मुंबई और आने वाली जो हमारी थर्ड मुंबई है या महा मुंबई है या स्मार्ट हाँ। मुंबई है, हाँ, तो ये जो जनरेशन के हिसाब से मुंबई में चेंजेस आते आए हैं। जैसे मुंबई में हम देखते हैं कि इतने सारे भीड़, इतने सारे पब्लिक, इतने सारे छोटे रास्ते, कभी बारिश हुआ कुछ हुआ तो ये पूरे पानी में भर जाता है, कर जाता है। वही अगर हम नई मुंबई में देखेंगे तो ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो मुंबई में भी जो भी चीजों सीखी वो नई मुंबई में इम्प्लीमेंट की, और नई मुंबई एकदम स्मार्ट डेवलप सिटी सिडको ने बना दी। आज नई मुंबई में जो भी बंदा रहता है वो खुद को एक ऐसे नसीब वाला समझता है कि अरे चलो, मुझे किसी ना ट्रैफिक का झंझट है, ना पोल्यूशन का झंझट है, ना कुछ है, और मेरे लिए सारी चीजें अवेलेबल है, और मेरे थॉट प्रोसेस के लोग सारे यहाँ पे जुड़े हुए। यानी कि ये इस जनरेशन की मुंबई है, नई मुंबई है। नेक्स्ट जो जनरेशन की मुंबई शायद आज देखो, मुंबई में हम जाएंगे तो हमें ब्रिक पत्थर से बनाई हुई बिल्डिंग दिखती है। अभी बहुत जगह पे ग्लासेस की वगैरह, फाइबर की वगैरह आ गई, लेकिन नई मुंबई में हमें आएंगे तो हमें ग्लासेस की वगैरह बिल्डिंग ज्यादा कम, कॉर्पोरेट्स बिल्डिंग दिखती है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम ब्रिक से, स्टोन से लेके कॉर्पोरेट बिल्डिंग में आ गए। ये हमारे जनरेशन की डिमांड थी। आने वाला जनरेशन हमारा जो हमसे भी ज्यादा फास्ट है, हमसे भी ज्यादा स्मार्ट डिवाइस पे रहने वाला है, हमसे भी ज्यादा अपडेट है। तो आने वाले समय में जो हम बातें करते हैं सैटेलाइट सिटी, वर्टिकल सिटी की, तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन की जो सिटी डेवलप होगी, वो ये सिटी डेवलप होगी जो नई मुंबई स्मार्ट सिटी है, ठाणे स्मार्ट सिटी है। तो नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से जितनी भी चीजें जरूरी है, टेक्नोलॉजी से लेके, एजुकेशन से लेके, मैकेनिज्म से लेके, हॉस्पिटैलिटी से लेके, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक से लेके, सारे बिजनेस तक, तो ये सारी चीजें जहाँ पे डेवलप होगी वो यहाँ यहाँ पे डेवलप होगी। तो ये जो एरिया है, ये एरिया आने वाले समय में या आज के डेट में भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। और यही वजह है कि यहाँ पे इन्वेस्टर बड़े लेवल पे अट्रैक्ट होंगे, और होते भी आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं।
क्योंकि देखो, कोई भी इन्वेस्टर है, आप भी इन्वेस्टर हो, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और हर एक बंदा इन्वेस्टर है। जो रोज का 500 1000 रुपए कमाता है वो भी इन्वेस्टर है। फिर वो कोई बैंक में डिपॉजिट करता है, कोई सेविंग करता है, कोई पिग्मी भर देता है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई सिल्वर खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, कोई शेयर मार्केट खरीद रहा है, कोई कंपनी बॉन्ड खरीद रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ये जितने भी पर्याय है, इसके रिटर्न्स, इसकी गारंटी जितनी भी देखेंगे, और वहां पे अगर हम रियल एस्टेट लैंड की इन्वेस्टमेंट की अगर देखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा सिक्योर ये लैंड इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन है लैंड के इन्वेस्टमेंट में, लैंड को लेकर लोग थोड़ा सा डरते हैं, अरे मैं जो लैंड लेने जा रहा हूँ, मैं जो प्लॉट लेने जा रहा हूँ, वो एक की जगह 4 लोगों को तो नहीं बिकाना, मैंने जो लैंड परचेस किया है क्या? वो कल कहीं उसके ऊपर कोई अतिक्रमण तो ना कर देना। तो यानी बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े। लेकिन अगर हम लीगली खुद की सेफ्टी और अच्छी कंपनी के साथ डील करेंगे, जो कंपनी ग्राउंड से लेके लीगल तक स्ट्रांग हो, जिसके सारे अपडेट्स जिसके पास हो, तो मुझे नहीं लगता कि लैंड वाली कोई भी डील आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। उल्टा आपको हेवी रिटर्न्स भी देख सकती है। देखो, सोना चांदी हम अपना गहना करके खरीदते हैं, वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। या जितने भी कंपनी के हम बॉन्ड खरीद रहे हैं, या जो भी हम शेयर वैल्यू के हिसाब से शेयर खरीद रहे हैं, ये कोरोना ने तो हमें दिखा, कहाँ गई कंपनियां, कहाँ गए उसके परसेंटेज। मैं इसको निगेटिव सेंस में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक इन्वेस्टर जो सोचता है कि मेरी वैल्यू, मैंने जो पैसा लगाया है उसका कितना बड़ा, मेरे पास क्या है, मेरे पास सर्टिफिकेट के नाम पे एक सिर्फ कागज है, उस कागज के ऊपर मैं ट्रस्ट रखूं। उससे बेटर है कि अगर हम रियल एस्टेट, अगर हम अपनी खुद की एसेट के ऊपर आए, खुद की प्लॉट, खुद की लैंड अगर हम ले, तो कम से कम आपकी लैंड तो आपके पास है, और ऐसी लैंड है जिस लैंड के आजू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रही है, और रोज इसकी प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि बिजनेस आएंगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन लैंड ऐसी है कि वो उतनी ही रहने वाली है, वो क्या बढ़ने वाली नहीं है। और जहां पे भी मेट्रो सिटी और जहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू हुए, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर अपनी एसेट के थ्रू, एसेट में बनाने के लिए हम लैंड ऑप्शन लेके जाए। देखो, आप थोड़ा सा नेट पे जाके नाइट फ्रैंक का अगर रिपोर्ट पढ़ोगे, तो पिछले 10 साल का जितने हाँ। भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो उसमें रिटर्न्स है तो वो लैंड में 134% ये लैंड इन्वेस्टमेंट के लोगों को रिटर्न्स है। इस चीजों को देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारी चीजें लोगों को देखना चाहिए, और लैंड की ओर आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पंडित भाई, एक स्टीवन भाई का एक क्वेश्चन है, ई विद्या जी से बच्चों के एजुकेशन में कोई असर आ सकता है? जो अभी जी लॉकडाउन की जी, वजह मैं से ई आवाज विद्या का वो आवाज, कॉन्सेप्ट चल रहा है। आप ई आवाज आ विद्या रही के है बारे मेरी में अभी पूछना आपको? चाह रहे हैं? जी 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 जी, आ रही है, हाँ। हाँ हाँ, ई विद्या के लिए वो स्टीवन भाई पूछ रहे हैं कि ई विद्या से हाँ, मतलब कुछ सुधार आएगा क्या एजुकेशन में? तो अभी सारी चीजें मतलब ऑनलाइन चल रही है, स्कूल। देखो, एजुकेशन ही लोगों को ब्रिलियंट बनाता है, एजुकेशन ही लोगों को सिखाता है, एजुकेशन ही एक जरिया है जो इंसान को इंसान बनाता है। या ये कंपटीशन के वर्ल्ड में खुद को खड़ा होने के लिए एक जो ताकत देता है, तो वो एजुकेशन ही देता है। तो एजुकेशन के लिए तो कोई चैलेंज है नहीं। एजुकेशन में जितने भी अपडेट डेली बेस पे होते आए हैं, वो उसके लिए तो वो अच्छे ही है। हाँ, एक चेंज जरूर हुआ है। अब तक का एजुकेशन और डिफरेंस है, क्योंकि देखेंगे आप, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन इंडिया थेरी एजुकेशन के ऊपर आज तक बहुत ज्यादा फोर्स रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके आगे प्रैक्टिकल